बच्चों, आज मैं फिर से एक बार तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं इसके मित्रा CCL DAV दिल्ली के शिक्षक हूं। इससे पहले क्लास 9 का जो सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें एक वीडियो लेसन मैंने दिया था। उस लेसन में हम लोगों ने फोर्स के साथ साथ न्यूटन के पहले नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़े थे, उसे डिस्कस किए थे। फिर हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़े थे और अंत में हम लोग इनर्शिया और मास, बॉडी की मास और इनर्शिया में क्या संबंध है उसे भी डिस्कस किए थे। आज हम लोग मेनली न्यूटन के दूसरे नियम यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें एक और टॉपिक जानना पड़ेगा, क्योंकि उसका इस न्यूटन सेकेंड लॉ में जिक्र होता है। वो टॉपिक है मोमेंटम। इसकी भी चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी की थी। तो आज फिर से हम लोग पहले मोमेंटम समझेंगे और उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। मोमेंटम समझने के लिए एक छोटी सी हम उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अगर एक कोई स्लोप है, ढाल रास्ता है, उसमें दो व्हीकल, दो जान खड़ी है, एक ट्रक यानी बड़ी और एक कार यानी उससे छोटी। अगर वो दोनों लुढ़कते हुए नीचे आए और दोनों की गति सेम हो, एक हो, तो अगर उसे कोई रोकना चाहे फोर्स लगाकर, तो किसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए? डेफिनेटली ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए और कार को रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए। तो जब दोनों की गति एक है तो फिर दोनों को रोकने के लिए अलग अलग फोर्स की जरूरत है। तो यही पर बात आती है कि दोनों में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मोशन कितनी है कौन सी बॉडी में, वो अलग अलग है। ट्रक में क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो यहां पर हम एक नई टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन ये ट्रक में ज्यादा है और कार में कम है। इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को ही हम कहते हैं मोमेंटम। तब हम कह सकते हैं कि ट्रक की मोमेंटम कार से अधिक है। तो मोमेंटम का एक सिंपल डेफिनेशन हम दे सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन present in a moving body is known as momentum. अब हम लोग देखेंगे ये मोमेंटम किन किन चीजों पर डिपेंड करती है और इसकी फॉर्मूला क्या है। तो मोमेंटम होता है मास ऑफ द बॉडी गुना वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हम चिन्ह यूज करते हैं हर एक फॉर्मूला में। तो मोमेंटम का हम चिन्ह यूज करते हैं कि मास की m और वेलोसिटी की v। तो ये हमारी फॉर्मूला बन गई मोमेंटम की, ठीक है। यानी ये हमें पता चल गया है कि बॉडी की मोमेंटम बॉडी की मास और बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। दोनों में से कोई भी चीज अगर बदल दी जाए
तो मोमेंटम भी चेंज हो जाती है। एक चीज और याद रखने की बात है कि मोमेंटम ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ मूविंग बॉडी में होती है। अगर बॉडी रुकी हुई है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उसकी मोमेंटम भी 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग इस मोमेंटम का यूनिट जानेंगे, ऐसा यूनिट। तो मोमेंटम की यूनिट, मास की यूनिट जो कि होता है किलोग्राम यानी केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड हो गया ऐसा यूनिट मोमेंटम का, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं केजी डॉट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई मोमेंटम की बात। अब हम लोग आते हैं न्यूटन के दूसरे नियम। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ में न्यूटन ने कहा कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण बॉडी की मोमेंटम में चेंज होती है, घटती है या बढ़ती है, तो वो फोर्स जितनी चेंज होती है मोमेंटम में और जितनी समय में होती है, अगर उस चेंज इन मोमेंटम को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो कहलाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में कहा गया है कि फोर्स जो लगाई गई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट फोर्स अप्लाइड on a moving body is directly proportional to the rate of change of momentum produced in the body। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म पे आएंगे, यानी इससे हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं ये बॉडी is moving with initial velocity u। बॉडी पहले से u वेलोसिटी से चल रही थी। एक फोर्स अप्लाइड, उस पर एक फोर्स लगाई गई जिसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं एक। अब फोर्स लगने से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सपोज वो भी हो गई, और ये चेंज होने में जो टाइम लगा है उसे अगर हम t मानते हैं तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी का क्या था, वो था उसकी मास गुना उसकी वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम यानी फोर्स लगने के बाद बॉडी की वेलोसिटी मोमेंटम क्या हो गई थी, दैट इज mv। इसलिए
चेंज इन मोमेंटम होगा mv माइनस mu। ठीक है। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ कहता है कि ये जो फोर्स लगी है वो प्रोपोर्शन होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया m v माइनस u बाई टी। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर हम मानते हैं एक यूनिट वैल्यूज टेकन, सभी का वैल्यू अगर हम यूनिट यानी 1 लेते हैं, यानी m इज इक्वल टू 1 यूनिट, m इज इक्वल टू 1 यूनिट, v इज इक्वल टू 1 यूनिट और u भी 1 यूनिट। तब सब की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब k की वैल्यू आ जाएगी 1। तब ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, फाइनली ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा f इज इक्वल टू k की जगह 1 इंटू m v माइनस u बाई टी। और फाइनली हम लिख सकते हैं ये हमारी न्यूटन का सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गई। ठीक है। अब हम लोग इससे न्यूटन सेकेंड लॉ का एक और फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनेगा, अभी हम लोग ये प्रूव किए हैं। ठीक है। अब हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें से अगर हम u को इधर ले आते हैं v माइनस u, तो ये हो जाता है बराबर at। और इससे अगर हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाता है v माइनस u बाई टी। तो यहां पर अगर हम v माइनस u बाई टी के बदले में a बैठाते हैं तो हमारी ये फॉर्मूला बन जाती है a फिजिकल टू m इंटू a। तो ये एक दूसरी फॉर्मूला हमारी बनती है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, जो ये भी बताती है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, कुछ उदाहरण के जरिए ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसे समझेंगे कि ये जो हम कह रहे हैं f इक्वल टू mv माइनस u बाई टी, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मीनिंग है, वो हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, हम ऐसे कई उदाहरण देंगे जो कॉमन लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर एक गाड़ी, कार हो या बस हो, तेजी से आती है और आते आते किसी दीवार से, किसी गाछ से टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट में काफी डैमेज होती है, गाड़ी में काफी डैमेज होती है, गाड़ी में बैठे हुए लोग की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये डैमेज इतनी अधिक क्यों होती है? और ये भी हम लोग देखते हैं कि गाड़ी जितनी ज्यादा गति में रहती है उतनी ज्यादा डैमेज होती है गाड़ी।
तो जब गाड़ी तेजी से चल रही है तो उस गाड़ी की काफी ज्यादा मोमेंटम है, जितनी अधिक गति उतनी अधिक मोमेंटम। अब उतनी अधिक मोमेंटम से चलती हुई बॉडी जब किसी चीज से टकरा जाए तो टकराते ही क्या होती है, वो रुक जाती है, और रुकने का मतलब है कि उसकी मोमेंटम जीरो हो जाती है। तो जैसे ही किसी दीवार से गाज से टकराएगी गाड़ी, उसकी मोमेंटम जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो होने में समय कितनी लगती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत ही कम। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टाइम की वैल्यू अगर कम होगा तो फोर्स की वैल्यू अधिक होगी, और टाइम की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। यहां पर क्या है कि ये जो टकराव हुआ दोनों में, इसमें समय बहुत कम था, इसलिए क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फोर्स वो दीवार या वो गाज इस गाड़ी पर लगाया, जिससे गाड़ी डैमेज हो गई। ठीक है, तो यहां पर न्यूटन के सेकंड लॉ से हम समझ पा रहे हैं कि गाड़ी में डैमेज क्यों हुई, ज्यादा गति होने से ज्यादा डैमेज क्यों हो रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा गति उतनी ज्यादा मोमेंटम, और वो मोमेंटम जब जीरो हो रही है तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम, और वो चेंज अगर कम समय में हो रही है तो फोर्स उस पर बहुत ज्यादा लगने वाली है। इसी तरह से कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम को अगर बढ़ा दी जाए या टाइम बढ़ जाए तो फोर्स कम लगती है। तो वो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्पोर्ट्स में इस तरह का इवेंट देखते हैं, जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट। इसमें एथलीट्स या तो दूर से दौड़कर आता है या दूर से ही दौड़कर आता है सभी में। हाई जंप लॉन्ग जंप में क्या करता है, लॉन्ग जंप में वो लंबी छलांग लगाता है, हाई जंप में एक बार रहती है, उसके ऊपर से वो लांग कर नीचे गिरता है, और पोल वॉल्ट में ये बार काफी ऊंचाई पर गिरती है। तो जब भी कोई एथलीट ऊपर से गिरेगा जमीन पर, तो जमीन जब वो दौड़कर आएगा तो उसकी बॉडी में काफी मोमेंटम होगी, और ऊपर से जब गिरेगी उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम होगी। तो जमीन से टकराते ही उसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर वो नॉर्मल जमीन पर गिरता है तो इसी ट्रक की तरह इसकी मोमेंटम एकाएक जीरो हो जाती है, यानी टाइम काफी कम लगता है। उस केस में ये जमीन उसकी बॉडी पर इतनी ज्यादा फोर्स कराएगी जिससे उसको काफी चोट लगेगी, उसकी हड्डियां भी टूट सकती है, काफी इंजरी हो सकती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इन जगहों पे जहां पर वो एथलीट गिरता है आकर, वहां पर या तो सैंड बालू गिरा के रखी जाती है या मोटी मोटी गद्दा रखी जाती है। तो ऐसी चीजें रखने से क्या होती है कि जब वो एथलीट उस पर गिरेगा, जैसे ये गद्दा है, इस पर गिरेगा तो वो दबेगा, और दबने से मोमेंटम जो जीरो होगा उसका, उसमें थोड़ी सी समय लगेगी। मोमेंटम को जीरो होने में थोड़ी सी समय लगेगी, यानी टाइम को हम बढ़ा रहे हैं। तो टाइम को हम जितना बढ़ाएंगे फोर्स उतना कम हो जाएगा, यानी उसकी बॉडी पे जमीन अब कम फोर्स लगाएगी, जिससे उसे चोट कम लगेगी, नहीं के बराबर लगेगी। तो यही कारण है कि वहां पर हम बालू या इस तरह के गद्दा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि बॉक्सिंग की गेम हम देखते हैं। तो बॉक्सिंग में जब एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर के फेस पर पंच मारता है तो वो अपने फेस को पीछे की ओर ले जाता है। जितना बार वो पंच मारने की कोशिश करता है या पंच मारता भी है, वो अपने फेस को पीछे की ओर ले जाता है। ऐसा वो क्यों करता है? अगर ऐसा ना करे तो क्या हर्ज हो? तो जब वो पंच मारता है उसके फेस पर, तो उसकी हाथों में काफी मोमेंटम होती है, काफी दूर से वो हाथ लाता है तेजी से, और उसमें मोमेंटम होती है, और उस मोमेंटम को उसकी फेस जो है वो रोक देती है। और रोकते समय अगर वो सर को पीछे न लाए तो वो मोमेंटम एकाएक रुक जाती है, यानी टाइम की वैल्यू काफी कम होती है उसमें। और कम समय में जब रुक जाएगी तो फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, यानी उसकी चेहरे पर बहुत ज्यादा
फोर्स लगेगी जिससे उसको ज्यादा इंजरी हो सकती है। लेकिन जब वो अपना सर को पीछे की ओर ले जाएगा तो ये मोमेंटम में जो चेंज होगी वो स्लोली होगी, यानी टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी जिससे फोर्स उसकी चेहरे पर कम लगेगी। तो यही कारण है कि वो पीछे की ओर अपना सर को ले जाता है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है हमारी बुक्स में भी जिससे हम न्यूटन के सेकंड लॉ को समझ सकते हैं। अब हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ इस पर एक दो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जिससे तुम्हें लॉ और अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो सेकंड लॉ पर बेस्ड है। पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी 36 km/h hits a wall and comes to rest in 5 seconds। एक कार जिसकी वजन है 1000 kg, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए एक दीवार से टकराती है और 5 सेकंड में रुक जाती है। तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द वॉल। तो दीवार उस कार पर कितनी फोर्स लगाती है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, उसको हम लोग नोट करेंगे। पहला वैल्यू यहां दिया हुआ है मास ऑफ द कार, वो है 1000 kg। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द कार दिया हुआ है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, वो दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान देना है कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो सभी चीजों की यूनिट एसआई यूनिट में होनी चाहिए। तो स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, ना कि किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 5/18 कहां से आया कि इसको पहले हम मीटर पे करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड करने के लिए आवर से 60 into 60 से डिवाइड करेंगे। वो सॉल्व करने पर 5/18 आता है। तो 18 से ये कट जाए और 2 into 5 ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब ये सही यूनिट में आ गया। तीसरी चीज दी हुई है टाइम। तो हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग जानते हैं, ये सेकंड फॉर्मूला जिसमें ये हम जान रहे हैं। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो उनमें से कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे? हम इनिशियल वेलोसिटी जान रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी बॉडी की क्या है, बॉडी रुक जा रही है तो वो 0 है। ठीक है, ये भी पता है। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन जिसमें ये 0 है, ये है हमारी 10, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ये है 5। ये हो जाता है -10 और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10/5 यानी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये -10 क्यों आया? क्योंकि बॉडी की जो कार की वेलोसिटी है वो घट गई है। ठीक है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम लोग निकालेंगे कि वॉल कितनी फोर्स लगाई है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास हमारी है 1000 kg -2 न्यूटन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल पर आते हैं।
दूसरा सवाल में कहा गया है द बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज एट रेस्ट, रेस्ट मतलब शुरू में रुकी हुई है, ऑन ए स्मूथ सरफेस, ए फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट फॉर 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। उस बॉडी पे एक फोर्स लगती है 0.2 न्यूटन का 5 सेकेंड तक, तो उस दौरान वो मूव करेगा, तो कितना डिस्टेंस वो मूव किया। तो पहला सवाल मैं मिटा देता हूं, यहीं पर बनाऊंगा। इसमें भी हम लोग पिछले सवाल की तरह वैल्यूज नोट डाउन करेंगे। तो मास यहां पर है 100 ग्राम। फिर से हम देख रहे हैं कि यहां पर मास जो है वो ऐसा यूनिट में नहीं है, क्योंकि ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम यानी केजी होता है। तो हमें इसको चेंज करना होगा, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 1/10 यानी 0.1 kg। अब ये ऐसा यूनिट में हो गई है मास, और क्या दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, ऐसा यूनिट में है, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0। हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस। तो एस निकालने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है एक्सीलरेशन, बॉडी में कितने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस की। तो उसके लिए हम कौन सा पहले एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक जानते हैं, तो F इज इक्वल टू m इंटू a इज इक्वल टू F/m, ठीक है। तो फोर्स हमारा है 0.2 न्यूटन, मास है 0.1 kg, ये कट गया, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तब हम ये वाली हमारी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका इस्तेमाल करेंगे। 0 था, t था 5 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 2 इंटू टाइम है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 0, ये 2 को कट गया, 5 इंटू 5 यानी 25 मीटर, ये आंसर हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो इस तरह से और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होगा जो तुम्हें इस चैप्टर में मिलेगा। तो उन न्यूमेरिकल्स को तुम घर में सॉल्व जितना ज्यादा करोगे उतना लॉज ऑफ मोशन की कंसेप्ट क्लियर होगी। तो आज यही तक हम लोग खत्म करते हैं, और इसकी बाद की जो सेशन होगी हमारी, उसमें हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, क्या होती है इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो आज यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।